Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of April 2021. तो 2 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें कि 38 लेक्चर्स स्टार्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। हमने इकॉनमी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट कंप्लीट किया है। इसके अलावा पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो वाला पार्ट चल रहा है। एंड आपका साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स अच्छा नहीं रह गया है, वीक रह गया है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको उसमें प्रोवाइड की जा रही है, ताकि और अभी आप जो भी ज्वाइन करेगा वो पुराने लेक्चर्स भी देख सकता है। ठीक है ना, लगभग 60 ऑड लेक्चर्स विल बी देयर, है ना। इन द इंटायर सीरीज 40 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं। अप्रैल में सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सी सैट का कोर्स भी हमारा चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस से पहले क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप करेंगे। बहुत आसान से सवाल हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, तीनों की तीनों चीज़ें जो क्वेश्चन मैंने पूछूंगा वो तीनों चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। पहला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसने रिलीज़ की थी? ऑप्शंस आर ए यूनेस्को, बी वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंजेन्युटी ऑफन सीन इन न्यूज़ रिसेंटली रिफर्स टू। इंजेन्युटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो ये क्या है? ऑप्शंस आर, इट्स अ रोबोटिक हेलीकॉप्टर लोकेटेड ऑन मार्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर्ड वॉरशिप, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेल क्वांटम कंप्यूटर, या अ सब्सटेंस यूज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ अ वैक्सीन। Question number 3 is Article 244A of the Indian Constitution deals with which of the following functions? Article 244A जो है वो किसके साथ डील करता है? ऑप्शंस आर ए ग्रांट ऑफ स्पेशल फंड्स टू ट्राइबल एरियाज, बी फंक्शनिंग ऑफ पंचायत इन ट्राइबल एरियाज, सी ऑटोनॉमस पावर्स टू ट्राइबल एरियाज, या डी regulations for certain union territories. So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. अब मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल दो इंडिया पाकिस्तान दोनों ने हम लोगों के साथ मिलकर के अप्रैल फूल हम लोग को बनाया। किस तरीके से अप्रैल फूल बनाया? कल 1 अप्रैल था, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया और समझ नहीं पाया कि ये तो चाल है इनकी, अप्रैल फूल बना रहे हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो इंटरेस्ट कट की हमने कल डिस्कस की थी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में, कि इंटरेस्ट कट हुआ है। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भैया हम तो आपको अप्रैल फूल बना रहे थे, ऐसे कुछ भी बात नहीं है। और एक ये सब तो मजाक किया था हमने। तो नो इंटरेस्ट कट ऑन द स्मॉल सेविंग स्कीम। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि कल जो भी लिस्ट निकाली थी, इतना बड़ा टेबल बनाया था इन्होंने द हिंदू के फ्रंट पेज में, हर न्यूज़पेपर के ही फ्रंट पेज में वो आया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है, वो तो बस एक अप्रैल फूल का तरीका था, किसी तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाना था। और आप सब बन भी गए, मैं भी बन गया, है ना। तो हम सबका अप्रैल फूल बनाया गया, पहली न्यूज़। दूसरा, सेम पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तान ने भी, कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी इसमें कहा था कि पाकिस्तान ने अलाउ किया है शुगर एंड कॉटन का इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो पाकिस्तान ने कहा कि भैया पाकिस्तान हैज़ फ्रीज्ड द प्लान टू अलाउ इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम भी अप्रैल फूल ही मना रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है, ये भी दोस्ती बढ़ाने का एक तरीका है उनका। तो उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव अगेन फ्रीज्ड द प्लान टू अलाउ इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इमरान खान ने बोला कि मैं आपको मजाक कर रहा था, मैं तो आप लोगों के साथ, है ना। तो बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। तो दो बड़े बड़े मजाक हमारे साथ हुए। और तीसरी चीज़ है रजनीकांत जी, जिनके साथ कोई मजाक नहीं कर सकता, इसलिए उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस प्रेजेंटेड टू श्री रजनीकांत जी। रजनीकांत जी को ये मिल रहा है अवार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। तो ये आपको याद रखना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गोइंग टू श्री रजनीकांत जी, ठीक है ना। एंड दिस इज फॉर द ईयर 2019 का ये अवार्ड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रजनीकांत जी को मिला है 2019 का। और ये जो अवार्ड है 1969 में इंस्टीट्यूट हुआ था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1969। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये अवार्ड कब इंस्टीट्यूट हुआ, 1969 में इंस्टीट्यूट हुआ। एंड इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर फॉर एन आर्टिस्ट इन इंडियन सिनेमा। तो एक आर्टिस्ट का हाईएस्ट ऑनर है फॉर इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा में एक आर्टिस्ट का हाईएस्ट ऑनर है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी
आप मेरे साथ यहाँ मूव कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द कॉन्ट्राबैंड रीचेज द प्रिजनर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आप ये बताओ ये कॉन्ट्राबैंड प्रिजनर्स तक पहुँचता कैसे। जैसे जेल में जो बंदी कैद हैं तो उनके पास तक कॉन्ट्राबैंड थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्राबैंड मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो नहीं पहुँचनी चाहिए प्रिजनर तक, जो अलाउड नहीं है फॉर द प्रिजनर, और वो प्रिजनर तक पहुँच जाती है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, जैसे जेल के अंदर आपको टोबैको और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ये सब कोई लेके नहीं जा सकता। लेकिन कई बंदियों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये टोबैको और पाउचेस और ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर द कॉन्ट्राबैंड। करेंसी अलाउड नहीं है, पैसा अलाउड नहीं है, लेकिन बंदियों के पास कई बार आप जब तलाशी लेंगे या कुछ करेंगे तो आपको पैसा भी मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट अलाउड बट दे आर फाउंड इनसाइड द प्रिजन सेल्स, एंड इन चीज़ों को कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, एमपी पुलिस यूज़ करती है, उसको कॉन्ट्राबैंड डिटेक्टर बोलते हैं। जैसे कॉन्ट्राबैंड डिटेक्टर जो कि यही सारी चीज़ें बॉडी के अंदर अगर आपने कहीं पे भी छुपाई हुई है तो वो पता करने का काम करती है, ठीक है ना, कॉन्ट्राबैंड डिटेक्टर। थोड़ा बैकग्राउंड का था। आगे मैं आपको बता देता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एडिटोरियल सेक्शन में 2 एडिटोरियल है, बहुत छोटे छोटे पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है, चाइना स्पेशल नो लॉन्गर। अब ये स्पेशल नो लॉन्गर एक्चुअली में हांगकांग के लिए लिखा गया है। अब मैंने कल भी आपको हांगकांग की कहानी बताई थी कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश ने 1997 में हांगकांग दे दिया था, किसको, चाइना को दे दिया था। 1984 में उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी चाइना और ब्रिटेन के बीच में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी हम आपको ये देंगे हांगकांग, उसके 50 सालों तक आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे उसके जुडिशियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, और उसको एक स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। बट चाइना हैज़ नाउ चेंज्ड एवरीथिंग। चाइना ने वहाँ का पूरा सिस्टम, हालात बदल दिए उनके, एकदम से पलट के रख दिया है ना। और हांगकांग में क्या कर दिया उन्होंने जैसे वहाँ पे जितनी भी सीट्स थी उसमें नंबर चेंज किया। पहली बात तो पहले वहाँ पे 70 सीट्स टोटल थी लेक्को में, उसको बढ़ा करके 90 कर दिया, ठीक है। फिर पहले जो डायरेक्टली इलेक्टेड वाले नंबर्स थे वो 35 थे, डायरेक्टली इलेक्ट होते थे, उसको घटा करके 20 कर दिया, 20 कर दिया, ठीक है ना। तो अब केवल 90 में से केवल 20 लोग ही डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, बाकी जो 70 लोग हैं वो चाइना के फेवर की, अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से चुने जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे चाइना फेवर। तो कुल मिलाकर के चाइना का जो कहना चाहिए, चाइना फेवर करने वाले जो लोग हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने और किया, जो मैंने कल नहीं बताया था, आज आज एडिटोरियल में लिखा है यह है कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू सिस्टम, ठीक है ना। एक है एक्चुअली में यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी मतलब कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को देखने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी, जो कि देखेगी कि क्या कैंडिडेट पैट्रियोटिक है या नहीं है। और यहाँ पे पैट्रियोटिक से मतलब है कि क्या ये जो कैंडिडेट है ये चाइना के फेवर का है कि नहीं है। सिंपल सी बात आपको समझनी है, ठीक है ना। तो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी क्या है, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी ये चेक करेगी कि क्या कोई कैंडिडेट जो है वो आपका पैट्रियोटिक इनफ है कि नहीं है कि जिसको कि सेलेक्ट किया जा सकता है। और इसका वर्डिक्ट कैन नॉट बी चैलेंज, इट्स वर्डिक्ट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, द ओनली स्टैंडिंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इट इज़ द ओनली, मतलब कि कहना चाहिए कि यहाँ का कोर्ट भी इसको नहीं रिव्यू कर सकता है, और ये पूरा का पूरा फ्री है, और ये बताएगा कि आप पैट्रियोटिक हैं या नहीं है। और पैट्रियोटिक से ऑब्वियसली बात मतलब वही है कि क्या आप चाइना के फेवर में हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें जो हैं चेंज कर दी गई हैं। जो वहाँ पे हांगकांग का लॉ था उसको बेसिक लॉ बोलते हैं। बेसिक लॉ की तो ऐसी की तैसी हो गई है, वो कहीं ऐसे किसी बाल्टी में डला पड़ा हुआ है ना। तो अब ये समझ लो, आपको ये सारे चेंजेस हांगकांग में किए जा चुके हैं। देयरफॉर इट इज़ नो लॉन्गर स्पेशल, देयरफॉर इट हैज़ बीन रिटन इन द आर्टिकल दैट इट इज़ नो लॉन्गर स्पेशल। एन एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब ये एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है, एक्चुअली में ये आर्टिकल लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी एंड सत्य सबरवाल द्वारा। अब कल या परसों मैंने एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था, दुष्यंत दवे का आर्टिकल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अगर आप याद करें थोड़ा, तो मैंने एक आर्टिकल आपको बताया था जिसमें 1991 का जो एक्ट है, 1991 का जो रिलीजियस ये वर्शिप एक्ट है, और इस जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 के पहले के दिन जो स्टेटस जिस इंस्टीट्यूशन का था उसको वही रखना है। ये 1991 के एक्ट ने कहा था, ठीक है ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो कि कहता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का था उसको वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना।
उसके अगेंस्ट अपील गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली थी। तो एक्चुअली में दुष्यंत दवे का जो कहना था, उन्होंने ये राम जन्मभूमि का केस उठाया था और उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स दे डाले थे। मैंने आपको उस दिन सारे आर्ग्यूमेंट्स बताए भी थे उनको, है ना, जिसमें एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास का केस था। ये केस था जो राम जन्मभूमि का केस। एक्चुअली में वो कौन सा केस है? एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास केस, यानी कि राम जन्मभूमि केस नवंबर 9 नवंबर 2019 का केस है, ठीक है ना। तो इस केस के साथ उन्होंने इसको जोड़ा था और कहा था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जो चीज़ें कहीं उन सब के अकॉर्डिंग ये साबित होता है कि रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो उसको अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रेलिवेंस एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास केस में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 को उठा रहा है। सेक्शन 5 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बोलता है, इट क्लियरली स्टेट्स दैट नथिंग इन द एक्ट शैल अप्लाई टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द सेड प्लेस और प्लेस ऑफ वर्शिप, दैट इज द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद सिचुएटेड इन अयोध्या। अब कुल मिलाकर के आथर ने इसका सेक्शन 5 उठा लिया और ये बोल दिया कि ये जो केस है, मतलब ये जो आपका एक्ट है, रिलीजियस एक्ट 1991 का, ये किसी भी सूट, अपील या किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेट नहीं करता है। यानी कि आप इसको राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से नहीं जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के दुष्यंत दवे के जितने भी लॉजिक थे उसको यहाँ पे पहले ही ध्वस्त कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। Therefore they are saying that the 2019 judgment of the Supreme Court in the Shri Ram Janmabhoomi dispute with respect to place of worship act 1991 lacks any precedential value, मतलब ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो 1991 का रिलीजियस एक्ट है, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स enshrined in the constitution since it bars the jurisdiction of the Supreme Court and furthermore nullifies the fundamental rights guaranteed by the constitution ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि चूंकि 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की क्षमता को भी नलीफाई करने की कोशिश करता है, इसलिए कहना चाहिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के ही अगेंस्ट है एंड इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत वो जा सकते हैं रिट्स के थ्रू और इन सब के थ्रू जा सकते हैं, किसी केस को उठा सकते हैं रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब चूंकि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट 1991 इस तरीके का एक्ट है, तो वो अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स रिगार्डिंग व्हाट, अल्ट्रा वायर्स रिगार्डिंग योर फंडामेंटल राइट्स। और ये स्टार्टिंग में भी उन्होंने कह दिया, देखो, enactment of the places of worship act in its current format damages the liberty of belief, faith and worship for all। तो कुल मिलाकर के इनका जो आर्ग्यूमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी का, वो ये है कि ये जो एक्ट है आपका 1991 का, ये आपका लिबर्टी के अगेंस्ट है, ये लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के अगेंस्ट है एंड देयरफॉर इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 32, अगेंस्ट आर्टिकल 226 ऑफ द हाई कोर्ट एंड देयरफॉर इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, और इसको इसलिए दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मतलब कुल मिला के वही चीज़ है कि कुल मिलाकर के जो ये आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा गया है अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ योर प्लेस ऑफ रिलीजियस एक्ट, और इन्होंने कहा है कि इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टेम्पल्स थे वो कई टेम्पल्स उनको तोड़ा गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मुगल एम्परर्स एंड उनकी जगह पर कई जगह पर मस्जिद बनाए गए कुछ, तो उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। बिम्स्टेक मीट स्कर्ट्स म्यांमार वायलेंस। अब बिम्स्टेक का जो मीटिंग हुआ उसमें म्यांमार वायलेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई। तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 नेशंस की, जो कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं। लगभग इसमें 1.5 बिलियन पीपल यानी कि 22% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 22% ऑफ द पॉपुलेशन इसमें लाई करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, दीज आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। एंड बिम्स्टेक जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि
ऑल्सो इसको मिनी सार्क भी कहा जाता है, इट्स ऑल्सो नोन एज द मिनी सार्क। और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका बांग्लादेश में, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज इन ढाका बांग्लादेश। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो रावत लॉन्चेस जॉइंट लॉजिस्टिक हब। तो ये जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, हु इज़ अ 4-स्टार जनरल, एंड ही हैज़ लॉन्च दिस JLN यानी कि जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड। जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड इन्होंने लॉन्च की है मुंबई में। कहाँ पे लॉन्च किया है? मुंबई में लॉन्च किया है जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड। और ये JLN क्या करेगा? दिस विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर टू द आर्म्ड फोर्सेस। जहाँ पर भी ये जॉइंट लॉजिस्टिक नोड रहेगी, दैट विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर। लॉजिस्टिक्स आप सबको पता होना चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने की जितनी भी प्रोसेस है वो सब लॉजिस्टिक्स के अंदर आती है, ठीक है ना। तो इसमें लॉजिस्टिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट भी आता है, लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे JLN जो है जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड है, दे विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर टू द आर्म्ड फोर्सेस। सभी आर्म्ड फोर्सेस को इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर ये प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग स्मॉल आर्म्स, अम्यूनिशन, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर्स, सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट, एविएशन क्लोथिंग, स्पेयर्स एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग सपोर्ट। तो इन सारी फील्ड्स में जो कौन कौन सी फील्ड्स है दोबारा बताता हूँ, स्मॉल आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर्स, सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट, एविएशन क्लोथिंग, स्पेयर्स एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग सपोर्ट, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जॉइंट लॉजिस्टिक नोड जो है वो रिलीज़ की गई है। एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ जॉइंट लॉजिस्टिक नोड is a very important first step in the direction of logistics integration of our three services। तो joint logistic node जो है ये पहला स्टेप है in the direction of logistic integration। पूरा का पूरा logistic integration करने के लिए ये जस्ट एक स्टेप है और तीनों फोर्सेस का लॉजिस्टिक जो है वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, है ना, याद रखिएगा। एंड इसका जो अभी जो फर्स्ट जॉइंट लॉजिस्टिक नोड है वो कहाँ कहाँ खुलेगी? मुंबई, गुवाहाटी एंड पोर्ट ब्लेयर में। मुंबई, गुवाहाटी एंड पोर्ट ब्लेयर में। इसका जो अप्रूवल है वो 12 अक्टूबर 2020 को दिया गया था, है ना, 12 अक्टूबर 2020 को दिया गया था। एंड यहाँ पे कहाँ कहाँ याद रखिएगा? मुंबई, गुवाहाटी एंड पोर्ट ब्लेयर। एंड अभी अंडमान एंड निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर भी है जो कि हमारा थिएटर कमांड है। तो दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम जो कि आपको यहाँ पे जानने हैं। आगे मूव करते हैं। ड्यूज फ्रॉम मिल्स टू शुगर केन फार्मर्स गोज अप टू द 23,000 करोड़ रुपीज़। तो जो ड्यूज हैं फ्रॉम मिल्स टू शुगर केन फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को पैसा नहीं मिला है शुगर मिल्स द्वारा, शुगर मिल्स द्वारा, इसकी जो क्वांटम है वो 23,000 करोड़ हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको FRP के बारे में बताता हूँ। FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस। MSP ऑफ शुगर केन, अगर MSP ऑफ शुगर केन की बात करें तो उसको हम FRP ही बोलते हैं, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस हैं ये आपके CACP यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है और ये रिकमेंड करती है रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, ठीक है ना। अब जो FRP है आपका यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है जो, वो डिटरमाइन होता है अंडर शुगर केन कंट्रोल्स ऑर्डर 1966। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर्स 1966 के अंतर्गत ये डिटरमाइन होता है। तो FRP पहले मैंने आपको बता दिया कौन रिकमेंड करता है, जैसे CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है ना। अब ये आता किसके अंतर्गत है, डिटरमाइन किसके अंतर्गत होता है? तो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। और FRP क्या है? इट इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे टू द शुगर केन फार्मर्स। मिनिमम क्या प्राइस शुगर केन मिल्स जो है वो शुगर केन फार्मर्स को पे करेंगी, ये आपका FRP कहलाती है। मेजर जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दे फिक्स देयर ओन शुगर केन प्राइस। वो अपने खुद के शुगर केन प्राइस फिक्स करते हैं जिनको स्टेट एडवाइजरी प्राइजेस कहते हैं। दे आर नोन एज स्टेट एडवाइजरी प्राइजेस एंड दे आर यूजुअली हायर देन द FRPs। तो स्टेट एडवाइजरी प्राइजेस आर यूजुअली हायर देन द FRPs, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम दिस प्लेस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। कॉटन एक्सपोर्ट्स में टच 70 लाख बेल्स CCI। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकते हैं। अभी करंटली जो है वो 47 लाख बेल्स हैं एंड दे मे टच अप टू 70 लाख बेल्स। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में सबको पता होना चाहिए। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी है विच इज़ इंगेज्ड इन डाइवर्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रेड, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। ये ट्रेड, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन से जुड़ी हुई है। किससे किससे?
ट्रेड प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन से जुड़ी है। सीसीआई जो है एक पब्लिक सेक्टर एजेंसी है। सीसीआई इज अ पब्लिक सेक्टर एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन एंड among the different constituents of the industry and aid imports of cotton। बना कब था ये? तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 31 जुलाई 1970, 31 जुलाई 1970 में बना था। और जब ये बना था तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत बना था। तो ये भी आपको याद रखना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।